चलिए आज हम बात करते हैं भारत की और भारत की शिक्षा प्रणाली की, एजुकेशन सिस्टम की। आज कहीं ना कहीं हर पेरेंट को लगता है कि काश मेरा बच्चा बाहर जाके, इंडिया से बाहर कुछ पढ़ाई कर ले तो अच्छा है। ऐसी यूनिवर्सिटी जो हमारे देश में कुछ अच्छा नहीं कर सकती है, हो सकता है बाहर चले जाएंगे हमारे बच्चे तो ज्यादा स्कॉलर बन जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि भारत से अच्छा टीचर्स हमारा बाहर देशों में है। कहीं न कहीं एज़ अ पेरेंट मुझे भी कभी-कभी लगता है कि बात तो सही है, यहाँ पे शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है और या तो हमारे टीचर्स क्वालिटी इतने अच्छे नहीं है। कभी-कभी मैं भी सोचने लग जाती हूँ, बट लेकिन बहुत समझने के बाद और ये चीज़ जानने के बाद, ये तो वही देश है ना, जिस देश में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ रही, जिस देश ने पूरे दुनिया को ऐसा ज्ञान दिया, वो भी किसके थ्रू? द वर्ल्ड बेस्ट टीचर्स हमारे देश भारत से ही निकले। दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज हमारे ही कंट्री के ही रहे। बट लेकिन रीजन क्या था जो कहीं ना कहीं हम अनटच हो गए? हमको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि गलतियां हमारे देश में नहीं है, क्योंकि ये वही देश है जहाँ पे दुनिया के टॉप मोस्ट टीचर्स और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते थे। उस समय तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि दुनिया में एजुकेशन होता क्या है, वो भी नहीं पता था। दुनिया में साइंस क्या होता है, खगोल क्या होता है, आपका विज्ञान क्या होता है, आकाश क्या होता है, ये पंच तत्व क्या होता है, आयुर्वेद क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है, किसको पता ही नहीं था। तो गलती भारत की नहीं है, गलती है कि टाइम के टाइम किस तरीके से हमारे देश में कैसे आक्रमण हुए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक हिस्ट्री, एक पास्ट है जो हमारे देश में कहीं ना कहीं बार बार आक्रमण हुआ, बार बार हमारी सभ्यता किस तरीके से बदलती गई, किस तरीके से हम ही फील करने लगे, कहीं ना कहीं हमें ही लगने लगे कि नहीं हम छोटे हैं। यहाँ पे हम कहीं ना कहीं एक छोटी सोच को रखने लगे। पर लेकिन इन सब चीजों को मैं साइड करती हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ हमारे देश के उस एजुकेशन सिस्टम के बारे में और उन यूनिवर्सिटी के बारे में जिनके बारे में आपको सुन के बहुत गर्व फील होगा और आप सच में सोचेंगे कि नहीं, ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं मेरे भारत के एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा ऊंचाई तक लेके जा सकता है, अगर हम समझेंगे कि हम कौन थे, हमारे शिक्षक कैसे थे और हमारी यूनिवर्सिटीज कैसे थी और कैसे उसको वापस लाया जाए। तो चलिए आज उस पर हम ये बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन, हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी थी। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य लगेगा कि भारत जो प्राचीन काल से ही वैश्विक शिक्षा का केंद्र रहा है, जिसकी शिक्षाओं ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित किया। एक टाइम ऐसा था कि अन्य सभ्यताएं और कहाँ कहाँ से लोग हमारे देश में आते थे जब वो विकसित थे ही नहीं। और हमारे देश के जो गुरु थे, वो वैश्विक ज्ञान का आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। विशेषकर आज जो हम मैथ की बात करते हैं, गणित, मेडिसिन, खगोल विज्ञान, दर्शन शास्त्र, स्पिरिचुअलिटी, हम सब में सबसे ऊंचे रहे थे। इन सब फैक्ट्स को आज कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं कि यही वो देश है जिसने सबसे पहले एजुकेशन पे पूरे वर्ल्ड में काम किया था। आप शायद नाम तो सुने होंगे भारद्वाज। भारद्वाज प्राचीन भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते थे, जिनके द्वारा लिखी गई विमानिका शास्त्र, जो आज भी एक बहुत बड़ा शास्त्र माना जाता है आपका, स्पेशली वायु गति के मामले में। उनकी शिक्षाएं उस समय के लिए अत्यधिक उन्नत थी। माना जाता है कि उन्होंने बाद के जितने भी आविष्कार किए और उड़ान से संबंधित, उसमें इनकी विमानिका शास्त्र बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस आज हम बात करते हैं विमान की, साइंस की, हम बात करते हैं कहीं भी किसी भी वायु गति रिलेटेड टॉपिक, हम भारद्वाज को हम नहीं भुला सकते। सबसे बड़े ऋषि मुनि, जहाँ पे आप सुने होंगे इस शिक्षक का नाम, सुश्रुत, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाने जाते थे, जिनको सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की, जो शल्य चिकित्सा पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उन्होंने 300 से अधिक शल्य प्रक्रियाएं का वर्णन किया और सर्जिकल उपकरणों का आविष्कार भी किया, जिनमें से कई आज भी उपयोग में हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि चीन और ग्रीस जैसे देशों के छात्र उस समय सोचे भारत आते थे और मानव शरीर की रचना कैसे है और कैसे की जाती है, इन सब तकनीकों का अध्ययन करते थे। आप शायद चरक नाम के टीचर का नाम तो सुने ही होंगे, प्राचीन भारत के,
जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में इतनी बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी उनकी जो चरक संहिता है, जिसको आयुर्वेद के सारे आप जितने भी कॉस्मेटिक, ब्यूटी, हर्बल आप जो भी यूज करते हैं, चरक को आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। जितने भी हर्ब्स है, आप जो मंजिष्ठा की बात करते हैं, आप जब आंवला की बात करते हैं, आप जब केसर की बात करते हैं, ये सब कहाँ से आया? ये सब कहीं ना कहीं आयुर्वेद के चरक संहिता, जो चरक टीचर ने हमको दिया। स्वास्थ्य और कल्याण के प्रतीक उन्होंने कितने सारे दृष्टिकोण मध्य पूर्व सहित कई प्राचीन सभ्यताओं के चिकित्सा अभ्यासों को प्रभावित किया। आर्यभट्ट तो आप जानते ही होंगे, 5वीं शताब्दी के प्राचीन गणित और खगोल टीचर। आर्यभट्ट सबसे पहले शून्य को और त्रिकोणमिति, जो ट्रिग्नोमेट्री के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, दशमलव प्रणाली की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले शिक्षकों में से एक थे। उनकी रचना आर्यभट्टी ने सदियों बाद अरबी और यूरोपीय गणितों को भी प्रभावित किया था। विशेष रूप से अरब जगत ने आर्यभट्ट के कार्यों का अनुवाद तक किया है और उनका उपयोग करके अपने गणित और खगोलीय अध्ययन विकसित भी किए हैं। पतंजलि, आज जो हम योगा की बात करते हैं, ये योगा में ये फॉर्म कितने फॉर्म न जाने हम ले आते हैं, उस योग सूत्र को लिखने वाले थे कौन? पतंजलि ऋषि मुनि, जिन्होंने दुनिया को योग के दर्शन करवाए। जिनके जितने भी हम जो अष्टांग योग की बात करते हैं, ये सारे अभ्यास किसने सिखाया? ऋषि मुनि पतंजलि। उनकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कल्याण के बारे में दिए गए सिद्धांत आज के आधुनिक युग में भी अभ्यास का आधार है। और पूरी तो हम कैसे भूल सकते हैं पतंजलि टीचर को। नागार्जुन, प्राचीन बौद्ध दार्शनिक और विद्वान नागार्जुन ने महायान बौद्ध धर्म के मध्यमक संप्रदाय की स्थापना की। उनके शून्यता और द्वंद्ववाद पर आधारित शिक्षाओं ने चीन, तिब्बत और जापान के बौद्ध धर्म को गहराई से प्रभावित किया। आधुनिक विद्वान उनके सिद्धांतों की तुलना आधुनिक क्वांटम भौतिकी से करते हैं। चलिए, ये तो हुई टीचर की बात। आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे देश के विश्वविद्यालय यानी कि जो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जो दुनिया में कितने फेमस है, जो आप सोच भी नहीं सकते। तक्षशिला, ये एक ऐसा विश्वविद्यालय था आज से 7वीं ईसा पूर्व के टाइम पे। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय था, जो ग्रीस, चीन, फॉरेन और अरब जैसे दूर दूर से लोग आते थे, छात्र आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। क्योंकि यहाँ पे इतने प्रसिद्ध टीचर जो शायद आप भी नाम कभी ना कभी सुने होंगे, चाणक्य, पणिनि, जीवक, इतने बड़े टीचर्स इस तक्षशिला के थे। यहाँ छात्रों को वेद, दर्शन, गणित, चिकित्सा, ज्योतिष, सैन्य विज्ञान जैसी कई विद्याएं दी जाती थी। तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी ईस्वी इस प्राचीन काल का सबसे महान शिक्षण केंद्र माना जाता है, जहां एशिया भर के सारे छात्र आते थे, जिनमें से चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत के विद्वान शामिल थे। यहाँ व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, मेडिसिन, ललित कला, आर्ट, बौद्ध धर्म जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। चीनी बौद्ध भिक्षु और विद्वान कितने सारे लोग हमारे देश में यात्रा करने आते थे। आप तो नाम सुने ही होंगे, जुआनजांग, वो भी यहाँ तक उस समय, उस जमाने में नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने आए थे, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी ईस्वी राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला तांत्रिक शिक्षाओं में विशेषज्ञता वाला विश्वविद्यालय था। लेकिन यहाँ तर्क, दर्शन, चिकित्सा की भी पढ़ाई होती थी। यहाँ पर तिब्बत जैसे देशों में ज्ञान फैलाने और यहाँ बौद्ध धर्म की नींव रखने के लिए भी काफी सारे प्रसिद्ध विद्वान आया करते थे हमारे देश से सीखने के लिए। आचार्य अतिश, जो विक्रमशिला के प्रमुख शिक्षकों में से एक थे, ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह मिथिला विश्वविद्यालय, जहाँ पे न्याय शास्त्र की तर्क संगत की बहस और चर्चाएं होती थी, इसने विद्वानों को जन्म दिया जिन्होंने तर्क और विचार के विकास में योगदान दिया। आप मत भूलिए कि आज जब हम बात करते हैं कि डिबेट कंपटीशन की, जब हम बात करते हैं पीयर लर्निंग की, ये सब तो बहुत पहले ही हमारे देश में कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली का एक अभ्यास हुआ करता था।
भारतीय ज्ञान एक ऐसा वैश्विक प्रभाव रहा जहाँ पे गणित, खगोल विज्ञान, जहाँ पे आर्यभट्ट, ब्रह्मपुत्र ऐसे बड़े बड़े गणितज्ञों ने शून्य की अवधारणा, दशमलव प्रणाली, त्रिकोणमिति, बीज गणित में महत्वपूर्ण प्रगति की। ये ज्ञान बाद में अरब जगत और यूरोप तक पहुंचे। भारतीय खगोल शास्त्री ने पाई का मूल्य निकाला, सौर मंडल की केंद्रित प्रकृति को समझाया और ग्रहों की गति का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो पश्चिमी सभ्यता में बहुत पहले था। आयुर्वेद और चिकित्सा में जिस तरीके से सुश्रुत और चरक के कार्यों के माध्यम से भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद ग्रीस और फारस जैसे देशों तक पहुंची। हम बात करते हैं जहाँ पे भारतीय चिकित्सा ज्ञान की, ये तो बहुत पहले से कहीं ना कहीं हमारे पास थी, बट लेकिन हम कहीं ना कहीं हमेशा ही वेस्टर्न कल्चर में इतने प्रभावित हो गए कि हम भूल गए कि हमारी नींव क्या थी और हमारे टीचर्स कैसे रहे। दर्शन और आध्यात्मिक की बात जब हम करते हैं कि भारतीय दार्शनिक शिक्षकों इस विशेष रूप से जिन्होंने वेदों में, उपनिषदों में और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं न जाने तब दे दी जिस समय तो पूरी दुनिया एक अंधकार में रहती थी। कर्म, धर्म, योग और ध्यान की अवधारणाएं जो प्राचीन भारतीय शिक्षा का हिस्सा थी, जब चीन, जापान और बाद में पश्चिमी दुनिया द्वारा अपनाई गई। कैसे दुनिया ने भारत से सीखा, ये बात हमको समझना होगा। बौद्ध धर्म भी अगर हम देखें तो वो आई कहाँ से? भारतीय शिक्षा का भिक्षुक जैसे नागार्जुना और अतीश चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत में बौद्ध धर्म का जाकर प्रचार करने लगे। तब जाके इन देशों ने भारतीय दर्शन को अपनाया और इन सभ्यता को अपनाया और भारतीय सूत्रों का अनुवाद अपनी भाषाओं में किया। बौद्ध धर्म के प्रसार ने भारतीय विचारधारा, ध्यान और नैतिक जीवन के सिद्धांतों को साथ लिया। आज हम इकिगाई की बात करते हैं, आज हम जापानीज टेक्निक की बात करते हैं, चाइनीज टेक्निक की बात करते हैं। ये आया कहाँ से? देने वाले तो हम ही थे। अरबों के माध्यम से गणित और विज्ञान जो हम बात करते हैं, वो भी तो भारतीय गणित और खगोलीय ग्रंथों का बगदाद में इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान अरबी में अनुवाद किया गया था। तो वहां से ये विचार यूरोप में पहुंचे, जिसने पुनर्जागरण और आधुनिक वैज्ञानिक सोच की नींव रखी। भारतीय अंक उदाहरण के लिए अरबी अंक प्रणाली का आधार बने, जो आज विश्व स्तर पर उपयोग किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्राचीन भारत ने दुनिया को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक और विश्वविद्यालय दिए, जो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि शायद अब आप भी बहुत फक्र कर सकते हैं कि आप इस भारत और इस देश के निवासी हैं, जिसने पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं वो मार्ग दिखलाया जिसको आज के डेट में हम एजुकेशन बोलते हैं। फिनलैंड या कोई भी देश के एजुकेशन सिस्टम में आप सोचने से पहले ये सोच लीजिए, उसकी नींव हम ही रख दिए थे कहीं ना कहीं। तो चलिए वापस से हम सुधारते हैं और हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो जो पुराना भारत था, जिसको हम सोने की चिड़िया बोलते थे, वो हम फिर से बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।